देखिएगा कि 21 फरवरी 2024 को संपन्न रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में हेलेनिकी रिपब्लिक यानी ग्रीस यूनान के पीएम, देखिए इसका नाम है ग्रीस या इसी का नाम है यूनान या इसी को बोलते हैं हेलेनिक रिपब्लिक। का नाम सुने थे? ग्रीस का नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, याद रखिएगा। ग्रीस का नया नाम क्या है? हेलेनिक रिपब्लिक, याद रखिएगा, ठीक है, हेलेनिक रिपब्लिक। इसके पीएम किरियाकोस, क्या याद रखेंगे? किरियाकोस, ठीक है। अब मित्सोताकिस, क्या बोलेंगे? किरियाकोस मित्सोताकिस आमंत्रित थे। किरियाकोस मित्सोताकिस आमंत्रित थे। 15 वर्ष के बाद ग्रीस के पीएम का यह पहला यात्रा था और दोनों देशों के बीच कारोबार एवं कामगारों के संबंध में ये क्या कहते हैं, एक समझौता हुआ था। आगे बताएं तो रायसीना संवाद जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। रायसीना हिल्स आप जानते होंगे, हमारा राष्ट्रपति भवन किस चोटी पर है? रायसीना हिल्स पर। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, ये वो पर्वत पर स्थित है और उस पर्वत का नाम है रायसीना हिल्स, जो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा। शायद पढ़ाए होंगे आप लोग को, नहीं ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाए होंगे, पुराने बच्चों को पढ़ाए हुए ना। तो रायसीना हिल्स, ठीक है। तो इसका जो मुख्य अतिथि जो आए हैं, मुख्य अतिथि बन करके वो हेलेनिक रिपब्लिक के जो पीएम है, 15 वर्ष के बाद वहाँ के किसी प्रधानमंत्री का भारत आगमन हुआ है, जिसका नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस। क्या बोलेंगे? किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। ये आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, यही है मुख्य अतिथि किरियाकोस, ठीक है। चलिए, तो ये कामगारों के सुगम आवागमन के लिए मोबिलिटी एवं माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA पर समझौता हुआ। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा हाल ही में भारत किस देशों के साथ कामगारों के आवागमन के लिए मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी MMPA मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ? क्या बोलेंगे? ग्रीस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? ग्रीस के साथ हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ग्रीस के साथ, ठीक है। चलिए अगला है, अब बात आई ग्रीस की, तो याद रखिएगा 2023 में ग्रीस पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न है, तो उसी तरह का सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान, क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर की उपाधि दी थी। यह संबंध तुर्की को लेकर के विशेष अहम है। क्यों? क्योंकि तुर्की से सटा हुआ ग्रीस है और ग्रीस और तुर्की में हमेशा ना झगड़ा होते रहता है और तुर्की हमारा विरोधी है। तो आपको पता है दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो तुर्की का दुश्मन ग्रीस, ठीक है, और हमारा भी दुश्मन तुर्की, क्योंकि वो हमेशा हमारे विरोध में रहता है। तो हम उसके दुश्मन से क्या कर लिए? दोस्ती कर लिए। अब दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया। समझ में आई बात है? याद रखिएगा। तो इसी लेकर के तुर्की को लेकर के विशेष रूप से ग्रीस के साथ जो हमारा संबंध है, ये विदेश नीति के तहत थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, उसको लेकर के। अब इसका रायसीना हिल्स का थीम क्या रहा? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसका यही रहा कि संघर्ष करना है, प्रतियोगिता करना है, सहयोग करना है एक दूसरे को, और क्या करना है? निर्माण करना है। समझ में आई बात है? ये रायसीना संवाद का क्या था? ये थीम था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा साहब, अल सल्वाडोर के पुनः दूसरे कार्य हेतु राष्ट्रपति कौन बने हैं? स्टार लगा करके होता। अल सल्वाडोर के पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? नायब बुकेले। क्या बोलेंगे? नायब बुकेले। क्या बोलेंगे? नायब बुकेले। कट गया क्या? नायब बुकेले, ठीक है। और यह 2019 में मेयर के पद पे थे। समझ आइए, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ और इसमें विदेश सचिव
एस जयशंकर भाग लिए। काफी VVI सवाल पूछा जाएगा। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि इसमें भाग कौन लिए थे भारत की ओर से, तो विदेश सचिव एस विदेश मंत्री है ना, हो विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए। ठीक है, ठीक है। और इसका थीम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। और रायसीना वाला का क्या बताए थे? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट साहब, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अपने नाम 1110 दिन रह करके पूरा किया। यह यात्रा अक्टूबर 2024 में क्या होगी? समाप्त होगी। अक्टूबर 2024 तक वो रहेगा। और कितना इसका टाइमिंग है? 1110 दिन। 1110 दिन तक अंतरिक्ष में रहना आपको क्या लगता है? बहुत आसान है। अभी हम लोग 3 व्यक्ति को गगनयान के लिए भेज रहे हैं, केवल 3 दिन के लिए हो जाएगा। 3 साल से ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं। 3 दिन भेजने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग गगनयान में, समझ जाइए। और इतना दिन तक अंतरिक्ष में रह करके 1110 दिन रह गया, तनी को बात नहीं है। और इससे पहले भी रूस के यात्री 878 दिन का रिकॉर्ड जेनेडी पडाल्का बनाया था। तो रूस का ही था जेनेडी प्लाडका, वो पहले रिकॉर्ड बनेले था कितना? 878 दिन का। ये जो है सो उससे भी अधिक दिन रह करके 1110 दिन रह करके, अभी तो 1110 दिन बोला रहेंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर तक रहेगा ये, अब फिर आवेगा। समझ रहे बात को? तो याद रखिएगा, यही है कौन? ओलेग। कौन है? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको, क्या बोलेंगे? ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, चलिए हाँ अगला है कि नासा के सहयोग के नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, नासा के सहयोग से नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेन फरीटर की टीम ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष सर्जरी रोबोट मीरा के द्वारा किया। और मीरा रोबोट मात्र 2 पाउंड का है, जो 10 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष में रोबोट सफल सर्जरी किया। अब बुझाया इसका मतलब? ये जो है ना, नासा के सहयोग से एक यूनिवर्सिटी है, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी। इसका एक प्रोफेसर है जिसका नाम है सेन फरीटर। ये और इनकी पूरी टीम मिला करके एगो रोबोट बनाया। उस रोबोट का नाम पड़ा मीरा। क्या पड़ा नाम? मीरा। ठीक है, ये मात्र 2 पाउंड का, जैसे केक लाते हैं बस उतने रोबोट है। ये रोबोट क्या किया? अंतरिक्ष में जाकर के रोबोट का सर्जरी किया। ये रोबोट डॉक्टर है, समझ में आई बात है? ऊपर में रोबोट भेजा और रोबोट जैसे खराब हो गया ना, तो उसका सर्जरी किया, समझ आइए बात है। और उसको ठीक करके और रोबोट को फिर काम करने के लिए लगा दिया। जैसे कि रोबोट भेजते हैं, जैसे खराब हो गया अंतरिक्ष में जाकर के, तो अब क्या होगा? तो उसको तो सर्जन है, ये पहला सर्जन हो गया। तो पूछा जाएगा पहला सर्जन रोबोट कौन हुआ? तो मीरा। समझ में आई बात है कि नहीं है? ये अनोखा चीज है कि नहीं है? तो सवाल क्यों नहीं पूछेगा बताइए? हाँ, समझ में आई बात है? तो ये इंजीनियरिंग हुआ है कि नहीं? तो याद रखिएगा, नासा के सहयोग से। ठीक है, अगला है 2024-25 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपया के वृद्धि के साथ इसका मूल्य जो हो गया 340 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। कई बार बीपीएससी और ये सब सवाल पूछता है, एसएससी में पूछा जाता है सवाल, एसएससी वगैरह में, कि अभी हाल ही में 2024-25 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ, उसमें गन्ने का मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 340। कितने की वृद्धि हुई? तो 25 रुपया का। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अगला है TRI, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है। TRI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या शहर में
662.56 मिलियन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 527.77 मिलियन है और शहर में कुल 55.66 तथा ग्रामीण उपभोक्ता जो है 44.34% हो गया। संख्या में इतना और कुल आबादी का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 55.66 और 44.34 इसका प्रतिशत हो गया जो टेलीकॉम का यूज करता है, टेलीफोन का यूज करता है, चाहे वो मोबाइल सेवा हो या जो भी सेवा हो, लेकिन इतने प्रतिशत लोग यूज करता है। समझ में आई बात है? इतना लोग। अब बाजार में हिस्सेदारी किसका है, किस कंपनी का ज़्यादा है? तो जियो है कि नहीं? सबसे अधिक भागीदारी किसका है? जियो 39.69 इतना प्रतिशत इसकी भागीदारी। सेकेंड स्थान पर जो आ जाता है वो एयरटेल 32.95% और उसके बाद वोडाफोन एवं आइडिया 19.25% और BSNL जो सरकारी कंपनी है, देख रहे हैं सरकारी कंपनी की हालात है कि नहीं, कितना घटते जा रहा है, 7.94% है कि नहीं? हाँ BSNL, अच्छा भाई साहब नहीं लगेगा क्योंकि पता है आपको BSNL कैसे लगे। और एक समय था कि BSNL का सिम जल्दी नहीं मिलता था, इतना BSNL की चलती था। से 2014 से पहले की स्थिति को देखिए तो BSNL का सिम नहीं मिलता था। अब BSNL जैसा सस्ता कोई होता भी नहीं था तो BSNL, लेकिन अभी कंपनी को दिया, एकदम सरकारी कंपनी है, घाटे में डाल दिया क्योंकि जिस दिन ये बढ़िया देना शुरू कर देगा ना ये सारे कंपनी डूब जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी को बचाना नहीं, क्यों चंदा भी फिर लेना है ना हमको, बड़ी बड़ी कंपनी है उससे भी तो चंदा भी लेना है, चुनाव भी लड़ना है, तो बचाना भी है ना, तो वो गलबे करते हैं। तो इसीलिए करके सरकार डूब जाए तो डूब जाए, सरकारी कंपनी डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन कंपनी नहीं डूबनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी है कि नहीं? तो हाँ चंदा एकदम आते रहेगा। तो हाँ तो चंदा आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 250 करोड़ मिलेगा चंदा एक आदमी में, देख रहे मांस बेचने वाला दिया चंदा 250 करोड़। तो 250 करोड़ वो कंपनी जो घाटे में चल रही थी, ताला लगल था, और वो कंपनी 250 कर दी। बीफ कंपनी जो गाय को काट के मांस बेचती थी, और वो कंपनी चंदा दी। तो गाय काट करके जो कंपनी चंदा दी है वो देशभक्त वाला पैसा हुआ, देशभक्ति वाला पैसा हुआ ना, हिंदूवादी पैसा हुआ। वो गाय को कटवा करके आप पैसा ले रहे हैं तो हिंदूवादी हुआ। समझ में आई बात है? देखिएगा आपको चुनावी बॉन्ड जो पढ़ाए पार्ट 1 वीडियो में सब बात बताए हैं, कितना बॉन्ड में क्या घोटाला है। चलिए प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख नियुक्तियां, तो इसीलिए नहीं कहते हैं सीधा अपना वोट केवल उसी को दीजिए जो आपके बारे में सोचता है। नौकरी की बात, कोई राशन पानी कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? 5 किलो राशन और फ्री में भर दिन भाषण, हाँ बताइए, सुनते रहें। तो इसीलिए करके केवल उसी को वोट करिए जिसके मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, रोजगार के नाम पर बेवकूफ बनाता है सरकार। सरकारी नौकरी, सीधा बात, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा सरकारी नौकरी। आप रहिएगा सरकार में, आप कह रहे प्राइवेट सरकार चलाते हैं, आप भी प्राइवेट बन जाते हैं। चलिए बीबीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। याद रखिएगा ये भारतीय मूल के हैं और बीबीसी जो चैनल है आपको पता है ये ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन में और भारतीय अगर वहाँ का बन गया चेयरमैन, इतनी को बात नहीं है ना। पहले भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी कंपनी, अब भारत का लोग लंदन जा कर के वहाँ की कंपनी को चलाता है। इतनी को बात थोड़े है। अंग्रेज पहले हम पर राज करता था, अब हम लोग अंग्रेज पर राज करते। प्रधानमंत्री भी अपना और चेयरमैन भी अपना, चिंता कोई बात का नहीं है। समझ में आई बात है? कौन कैसे छाप देगा? चलिए थल सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं अरुण भंसाली बने। कौन बने हैं? यही है साहब, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, याद रखिएगा। और ये सेना प्रमुख जो बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, उप प्रमुख हैं, ये उप प्रमुख हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है।
गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बोलिए। भगवान, हमरा तो माथा खराब करके रख दिया है। ये जियो वाली रोज हमरा फोन करती है, एक बार 5-5 बार करती है, एक नंबर से नहीं उठाते हैं, 2-3 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। ये दोसर नंबर से फोन करती है, पागल कहीं का। चलिए, उस दिन देखे थे ना, उस दिन बिहार पुलिस वाला, बिहार एसएससी वाला कितना उसको उल्टा पुल्टा बोले हैं, बोले थे ना। चलिए, जब फोन करेगा क्लासी टाइम में फोन करेगा, पागल कहेगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। सबसे पहली बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और ये साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा साहब। और इसका जो विजेता बने हैं अभी, याद रखिएगा साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता जो बने हैं वो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य बने हैं। कौन बने हैं? जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। जय की राम भद्राचार्य, चार्जर का बोल रहे हैं आप? हाँ, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, ठीक है। ये संस्कृत भाषा एवं वेद नहीं, वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, समझ रहे हैं? संस्कृत भाषा का, वेद का, और जो भी पुराण उरान है उसका प्रकांड एकदम से विद्वान है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है जगत गुरु राम भद्राचार्य। समझ भाई बात है? समझ भाई बात है? चलिए, उसके बाद देखिएगा दूसरा व्यक्ति गुलजार। आपको पता है इनका नाम पहले था संपूर्ण सिंह कालस। गुलजार की शायरी आप लोग पढ़ते होंगे, उर्दू शायरी पढ़ते होंगे ना। तो इनको उर्दू भाषा एवं गीत के लिए गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। काफ़ी VVI हो गया, छप जावेगा ये VVI हो गया, छप जावेगा, ठीक है साहब? हाँ, एकदम छप जावेगा हो, तो बुझबेरे करते हैं। चलिए, ज्ञान वाला पीठ हो गया, हाँ उसमें भी देखते हैं। चलिए, राशि इसमें कितना दे देता है? 11 लाख। कितना दे देता है? 11 लाख। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? गड़बड़ हो गया 65 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले जो मिला था जी शंकर कुरूप को। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। और प्रथम महिला विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार की आशा पूर्णा देवी थी, और जो बांग्ला भाषा के लिए 1976 में इन्हें मिला था। ठीक है साहब, इतना बातें आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खां विलकर को नए लोकपाल नियुक्त किए हैं, जो पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। VVI साहब हो गया, ये भी लोकपाल नियुक्त किया गया है। द्रौपदी तो नियुक्ति कौन करता है लोकपाल का? राष्ट्रपति करता है। और इसको जो नियुक्त किया गया है अजय मानिक राव खान विलकर। तो अजय मानिक राव याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं। कुछ लोग मरने के बाद भी जीके बना के जाते हैं। इनके आत्मा की शांति कभी नहीं मिलेगी, हम लोग के लिए कष्ट दे के जाते हैं, है कि नहीं होता है? हम लोग को रटना पड़ता, मरा कोई पेपर में छपा किसी और का, और बताइए रटना अपना पड़ता, कौन मर गया, कौन हेरा गया, केकर मान लीजिए तेरहा हो रहा है, केकर बड़खी हो रहा है, सब याद रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है। तो चलिए, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, वाह, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, ये छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में इनका मृत्यु हो गया। किनका? जैन मुनि आचार्य विद्यासागर का। याद रखिएगा साहब, ये अभी भारत का ना, ये अभी भारत में जैन मुनियों में वर्तमान का महावीर कहता था इसको लोग। वर्तमान का महावीर इनको, किनको? विद्यासागर जी को वर्तमान का इन्हें महावीर कहा जाता था। अपने जीवन में
आज तक ये बिछावन पे नहीं सोए हैं पूरे जीवन काल में। पूरे जीवन में कभी बिछावन पे नहीं सोए हैं, पूरे जीवन में कभी वस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? पूरे जीवन में वस्त्र का प्रयोग नहीं किए हैं, पूरे जीवन भर नमक नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर नमक नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर दूध से बना हुआ दूध, दही, घी, मक्खन जितना भी चीज़ होता है वो नहीं खाए हैं, पूरे जीवन भर छुहारा किशमिश होता है ना, ये सब सूखा फल, वो नहीं खाए हैं। समझ में आई बात है? और दिन भर में पानी जो पीते थे 24 घंटा में केवल एक बार, केवल एक बार, 24 घंटा में केवल एक बार खाना और एक बार पानी, उसके बाद कुछ नहीं। इसी को सन्यासी कहते हैं लोग। बाकी तो हम लोग तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल जाएंगे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? है कि नहीं? कुछ लोग बोलता है ना प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के कहेगा हम लोग तो फकीर है साहब, 17 करोड़ का सूट हो गए फकीर। फकीर तो इसको कहते हैं। और कहेगा झोला लेके निकल जाएंगे साहब, निकल जाइएगा कैसे? झोला दिखाइएगा ना पहले, कौन सी झोला में है। हाँ तो सर झोला में क्या है दिखाइएगा ना। तो पीएम केयर फंड वाला कुछ होगा, चुनावी चंदा वाला कुछ होगा जिसका हिसाब नहीं देते, तो कुछ तो होगा ना। तो इसको कहते हैं तो इसको आधुनिक महावीर कहा जाता है। समझ आइए, कोई भी व्यक्ति जीवन भर आप 2 दिन नमक नहीं खाते होंगे, स्थिति देखते होंगे, पूरे जीवन भर आज तक कपड़ा का प्रयोग नहीं किए हैं, नग्न अवस्था में रहे हैं। समझ में आई बात है? उसके अलावा कभी वो दूध वगैरह होता है ना, जब से सन्यासी जीवन में आए हैं तब से कभी भी नहीं, आज तक कभी भी नहीं वो सेवन किए दूध, दही वगैरह का, किसी भी चीज़ का नहीं, विलासिता का जीवन का कभी भी एक चीज़ का यूज नहीं किए हैं। तो इसको कहा जाता है संत। समझ में आई बातें? और छत्तीसगढ़ सरकार इसी वजह से, छत्तीसगढ़ में जब मृत्यु हुआ था इनका, तो 1 दिन का शोक रखा गया था, पूरे सरकारी शोक इनके उपलक्ष्य में। समझ में आई बातें? तो ये होता है संत महात्मा। कि रामदेव बाबा था ऐसे करते रहता है, करोड़ करोड़ रुपया चमकाते रहता है। बताइए, हाँ बताइए, करोड़ करोड़ चमकते रहता है। हाँ बताइए, ये 52 जरूरी बेटियों से बना, अभी दिया है ना उसको सुप्रीम कोर्ट दिया है कि पहले जो फर्जी जो प्रचार करता है तुम, तो उसको पहले बताओ तुम। तो देखते हैं। चलिए अगला, अभी हाल ही में जो मृत्यु हुआ है हेज गिंगोब, क्या बोलेंगे? हेज गिंगोब की मृत्यु हुई है। ये नाम्बिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? नाम्बिया के राष्ट्रपति। सेबेस्टियन पिनेरा, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी चल बसे हैं, ये भी चल बसे हैं। एलेक्सी नकलनी, ये रूसी विपक्षी नेता है, जेल में ही मृत्यु हो गई। हाँ देखिएगा, इनका तो बड़ा रोचक कहानी है। 47 वर्ष के ही थे। तो ये पुतिन के विरोधी थे, सब दिन ये पुतिन का विरोध करते थे। तो आप जानबे करते हैं भारत में क्या हो रहा है, जो विपक्ष में बोलता है सीधा उठा करके जेल में डाल दो, वही रूस में चल रहा है। तो रूस में 47 वर्ष का विपक्षी नेता था, इसको उठा करके जेल में डाल दिया और बेचारा जेल में ही मर गया। समझ में? जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई। समझ है? विपक्षी नेता का। तो याद रखिएगा, बहुत युवा लोग थे और विपक्षी नेता थे, तो हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए। बुढ़ वृद्धा मरी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी होता है कि तनी रो लेना है कि नहीं। जवान आदमी मरता है ना, अवसर अधिक होता है, तो इसीलिए करके सवाल पूछने की संभावना जवान वाला में अधिक होता है कि नहीं। चलिए दत्ताजी राव गायकवाड़, ये टेस्ट क्रिकेटर थे जो सर्वाधिक उम्रदराज, सबसे अधिक उम्र तक खेलने वाले यही थे क्रिकेटर। आप देख रहे हैं, ओल्डेस्ट क्रिकेटर। ठीक है। उषा किरण खां, हिंदी एवं मैथिली लेखिका उषा किरण खां, इन्होंने माटी, संस्कृति और सभ्यता की लेखिका हैं ये, और ये भी चल बसे हैं। केल्विन किप्टन, ये केनिया के धावक थे, केल्विन किप्टन। तो केल्विन कहाँ के थे? केनिया के। ये 24 वर्ष में सड़क दुर्घटना के कारण इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गए। बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। चलिए अगला,
मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे थे, ये भी चल बसे। पंकज उदास, काफी भी आई है, गाना सुनते होंगे पंकज उदास का, नहीं सुने हैं? तू ही एक धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, तो ये पंकज उदास का है ना? तो पंकज उदास का ही है, बेचारे इनकी मृत्यु हो गई है। गजल गायक थे ये, काफ़ी सुंदर गाते थे, बेहतर गाते थे, है कि नहीं? आवाज़ में बहुत मिठास था, ठीक है, आपको फील करवा देता रियल लाइफ को, इतनी आवाज़ में दम था इनके। लेकिन चल गए बस, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए प्रमुख पुस्तकें, 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 नियम जीवन के, ठीक है। ये चेतन भगत, आपको पता है संख्या जो ही लगल रहेगा चेतन भगत, जो ही संख्या लगल रहेगा तो चेतन भगत। जैसे 1 अरेंज मर्डर, 1 अरेंज मर्डर, 1 लगा हुआ है ना, चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ का मतलब आधा, संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत, ठीक है। ए गर्ल्स इन रूम नंबर 105, रूम नंबर 105, ए गर्ल्स इन रूम नंबर 105, ठीक है। वो किसका है? चेतन भगत का। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसका है? चेतन भगत का। तो कहने का मतलब चेतन भगत का जो भी पुस्तक है ना, उसमें संख्या लगा होता है, समझ में आई बात है? तो याद रखेंगे 1 अरेंज मर्डर, ये ठीक आदमी है। 1 अरेंज मर्डर, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और ए गर्ल इन रूम नंबर 105। तो ये सारे जो पुस्तक है 5.1, ये सारी पुस्तकें जो हैं वो चेतन भगत के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 14 डेज, यह मार्गरेट एटवुड का, किसका है? मार्गरेट एटवुड का। उसके बाद कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ये ली कोनेन का है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघु राम राजन एवं रोहित लांबा का है, याद रखिएगा। काफ़ी VVI है साहब, क्योंकि रघु राम राजन के बारे में तो जानते ही हैं, अर्थशास्त्री भी थे, गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनके पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। चलिए प्रमुख दिवस, कुछ दिवस है साहब, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग तो जानते हैं, ये बार बार हम लोग पढ़े हुए करते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस पूछा जाएगा तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस पूछा जाएगा तो डायबिटीज डे 14 नवंबर, 14 नवंबर। बाल दिवस जिस दिन मनाते हैं, आपको लॉजिकली याद भी करवाए थे कि बाल दिवस उस दिन चॉकलेट देते हैं, और चॉकलेट देंगे तो क्या हो सकता है? मीठा रहता है, तो डायबिटीज की संभावना होगी। हाँ, इंसुलिन का जो खोज करता था उसी के जन्मदिवस पर, फ्रेडरिक। हाँ, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान के क्षेत्र में महिला एवं बालिका दिवस। खूब बढ़िया बुझान रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग से महिला और बालिका दिवस 11 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक बोल रही है, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस 8 मार्च। और विज्ञान के क्षेत्र में महिला और बालिका दिवस 11 फरवरी, 11 फरवरी, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बालिका दिवस मनाइए, मजदूरी के क्षेत्र में बालिका दिवस मनाइए। पुरुष का तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आई बात है? देख रहे कितना, महिला है तब दिवस, बालिका है तब दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अलग, राष्ट्रीय अलग, विज्ञान के क्षेत्र में अलग। अब पुरुष के लिए क्या दिवस? 19 नवंबर, 19 नवंबर पुरुष दिवस। अब पुरुष दिवस माने शौचालय दिवस, तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी और शौचालय दिवस भी। एक गो पुरुष का दिवस, ओकरो भेज दिया शौचालय। बताइए, बढ़िया बुझा रहा है? इतनी भारी बेइज्जती हो रहा है पुरुष का, देख रहे हैं? तो
देखते कितना भारी बेइज्जती हो रही है। तो इसी भारी बेइज्जती को देखते हुए रवि चाह रहा है कि हम महिला रहते ठीक रहता है। चलिए 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। और आपको पता होगा पुलवामा यानी ब्लैक डे पुलवामा हमला। ठीक है, ब्लैक डे तो मना दिया गया नहीं, हम लोग की खुफिया एजेंसी, हम लोग का और भी जो भी एजेंसी है, सब एजेंसी को पता हो गया है कि अब की बार 400 पार है। चुनाव से पहले पता हो गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 8 साल के बाद हो पता नहीं चला है कि 400 जो बारूद आया था पुलवामा में कैसे आया था। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। घटना घटित हो गया, 8 साल हो गया, पता नहीं चला, लेकिन इन लोग को पहले चल रहा पता अब की बार 400 पार, क्योंकि ईवीएम पहले से हैक हुआ है। तब तो पता चलेगा, नहीं तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा पहले हो 400 के पारे होगा इस बार, बताइए। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ विपक्षी है। तुम चुनाव में खड़े नहीं होता, विरोध कर देता, तो एक कहीं जीत लिया तो खूब बढ़िया, और 2-4 जगह हार गया तो ईवीएम हैक, तुम सीधा विरोध करता कि बैलेट पेपर पर होगा तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी अकेले खड़ा हो, सीधा बात है। तो 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, काफ़ी बीबीआई है, याद रखिएगा। और 20 फरवरी अभी हो सकता है कि पूछा जाएगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू हुआ है ना, तो इसको लेकर के क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ न्याय है तो हो सकता है सवाल पूछा जाएगा। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस। क्या है? स्टेटहुड दिवस। ठीक है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, याद रखिएगा। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किनके जन्म अवसर पर? सीवी रमन के जन्म अवसर पर। इनको पता है कि नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 ईस्वी में। कौन सा प्राइज? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए? रमन प्रभाव, प्रकाश के रमन प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव के लिए मिला है साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए साहब, क्या बोले? स्टेटहुड दिवस, दो जो राज्य है सटा हुआ, वो आपस में एक बेहतर रिश्ता के लिए इस तरह का दिवस मनाता है, ताकि बेहतर रिश्ता चल पाए। समझ भाई बातें? नई दिल्ली, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली कहाँ की राजधानी है? दिल्ली तिमोर लेस्ते। सही बात है, दिल्ली तिमोर लेस्ते, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति जनजातीय महोत्सव यानी आदि महोत्सव जो 2024 मनाया गया। तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में आदि महोत्सव या जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नई दिल्ली में। और इसकी शुरुआत जो की है कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। कौन किया है? अर्जुन मुंडा। जनजातीय कार्य मंत्री होगा, जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा। इन मुंडा को जो है सो बनाया गया, आप देख सकते हैं, ये हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये मुंडा साहब हैं, ये अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया और इसे भारत मंडपम कहा गया। भारत मंडपम जो है दिल्ली मैदान का, दिल्ली का जो प्रगति मैदान है दिल्ली में, वहाँ पर जो अंदर में ग्राउंड है उसका भारत मंडपम कहते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत पूरे दुनिया के उत्पादों का प्रदर्शनी किया गया, जो नए नए उत्पाद लाए गए। चलिए बस इतना याद रखिएगा। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देख लीजिए, तीन जो है सो नई दिल्ली में ही। तो भारतीय टेक्सटाइल उद्योग यानी उद्योग के क्षेत्र में, टेक्सटाइल मतलब समझते हैं कपड़ा के क्षेत्र में, कपड़ा उद्योग में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और जिसमें 110 से अधिक देशों के 3000 व्यापारी क्या लिए थे?
भाग लिए थे। तो ये पूछा जाएगा ये कहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 का आयोजन हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा में। हस्तशिल्प का आयोजन कहाँ हुआ? हस्तशिल्प मतलब बुझते हैं, हाथ से बनी हुई जो वस्तु होती है उसका मेला। जैसे कि आप हाथ से सूटर बुन दिए, लगा दीजिए मेला। आप क्या कहते हैं, वो जो बांस का लकड़ी होता है चीर करके बनाते हैं, उसका कुर्सी बना दिए, टेबल बना दिए, तो हाथ वाला हुआ ना। आप सूप बना लेते हैं फटकने के लिए, क्या हुआ? हस्तशिल्प हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो हाथ से बनी हुई जो वस्तु होती है उसको हम लोग हस्तशिल्प कहते हैं। और इस मेले का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। और इसमें थीम राज्य जो हुआ गुजरात, और भागीदार देश का दर्जा दिया गया, किसे दिया गया? तंजानिया को। अभी हम लोग तंजानिया पे दरपे हुए हैं। क्या हुआ? गला नहीं सूखेगा, सुबह करेंट अफेयर हो रहा है हर बैचे में। तो चलिए साहब, अगला साहब, समझदानी में कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए देखिए, 51वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 2024 का आयोजन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किए। और इसका थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा था। क्या नाम था इसका? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा था। इसमें सऊदी अरब को विशेष अतिथि का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। सऊदी अरब जो हमेशा हम लोग के विपक्ष में रहता है, लेकिन उस सबको हम लोग अतिथि का भी दर्जा दिए हैं, क्योंकि अपना जानबे करते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए, मिलन 24 युद्धाभ्यास 2024। मिलन 24 युद्धाभ्यास का क्या नाम है? मिलन 24। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ विशाखापट्टनम में। और ये सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा साहब। VVI हो गया ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और इसमें भारत, USA, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप दे सकते हैं लगभग क्वाड का जो देश है वो और फ्रांस शामिल है। इसके सहित 50 देश और शामिल था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास जो कौन था? मिलन 24। क्या बोलेंगे? मिलन 24। ठीक है, चलिए, युद्धाभ्यास नहीं पूछते हैं। ये सब अपना गोली बंदूक लड़ा, क्या कहते हैं, नौ युद्धापोत सब लेकर के आता है। वो उधर से मिसाइल छोड़ता है, इधर से छोड़ता है, उससे बचता है, उससे बचता है। इस तरह से प्रैक्टिस करता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? जना लुक्का चोरी नहीं खेलते हैं हम लोग, थप्पा मार, है कि नहीं? तो वही बात है कि युद्धाभ्यास है, सब अपना अपना जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी वाला जहाज़ लाता है। और जो गोला बारूद लगता है कि एक्सपायर हो जाएगा अब, तो सबको ले आता है। ऐसे तो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ना दिवाली में आप लोग खरीदते हैं पटाखा और रख देते हैं छठ के लिए, और छठ तक में 6 दिन में आ जाता है, तो वही एक्सपायर हो गया। तो उसी तरह से गोली बारूद का भी एक्सपायरी डेट होगा ना। तो जब एक्सपायर होने लगता है ना, सब लोग बुला लेता है, आओ सब हम लोग ना गोली खेलते हैं। समझ में बात है? तो लड़ाई खेलते हैं, समझ में कहेंगे? तो ये सब लड़ाई खेलता है। ऐसे तो लड़ाई होता नहीं है, समझ में आई बात है? तो सब देश मिल करके थोड़े लड़ाई खेल लेता है, प्रैक्टिस भी रहता है। तो युद्धाभ्यास का मतलब होता है युद्ध के लिए अभ्यास। और युद्ध के लिए अभ्यास करिएगा तो एक छोटा स्तर पर युद्ध ही होता है। ये किसी को जान नहीं लिया जाता है, रेगिस्तान में होता है, समुद्र में होता है, इस तरह का होता है। समझ में आई बात है कि नहीं? अपना अपना पराक्रम दिखाता है सब। ठीक है, चलिए, तो मिलन 24 याद रखिएगा, मिलन 24। चलिए, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024। नाम क्या है?
वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में फरवरी 2024 में किया गया। तो ये भारतीय वायुसेना खुद अपने प्रैक्टिस किया, किसी देश के साथ नहीं बल्कि स्वतः अपने में। तो ये जैसलमेर के राजस्थान में हुआ वायुसेना का प्रैक्टिस था, जिसका नाम दिया गया वायु शक्ति 2024। ठीक है, क्या हुआ? और जिस दिन ये हुआ था उस दिन हाँ थोड़ा सा बढ़िया स्तर पे था। और जब हम लोग करते हैं ना इस तरह का सिंगल युद्धाभ्यास, क्या कि डबल करते हैं किसी देश के साथ, मिर्गा आ जाता है नाम। और देखिए वो अच्छा एक बात है, हमको लगता है इनवाइटर यूपीएस मोड पर, हमको लगता है यूपीएस मोड पर है। हाँ वही करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। यूपीएस मोड वाला नहीं काम करता उसका, हमको जैसा लग रहा है, उसको डाल देंगे घर पे। दोनों थे 3-4 मिनट का अंदर यूपीएस मोड होगा। ये जब से लगाए थे एको बार भुकुर भुकुर नहीं हुआ था, जब से लगाते हैं तो वही स्थिति हो गया। इसको लगा देंगे उसमें, इसको उठा करके लगा दीजिएगा उसमें, और इसको लगा देंगे उसमें। चलिए, तो जब भी सिंगल युद्धाभ्यास होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के ना बगल में जाकर करते हैं, ताकि पाकिस्तान तनी मनी थमकल रहे। समझ आई बात है? जानबूझ करके। और उसके बाद कभी कभी ये होता है कि गलती से अगर उधर छोड़ियो छाड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछेगा तो बोल देंगे युद्धाभ्यास हो रहा था ना, गलती से गड़बड़ा गया, गलती से मिस्टेक हो गया, है कि नहीं? रडार मेरा काम नहीं किया, गलती से हो गया, कोई बात नहीं है कि नहीं? और तुम अगर जानबूझ के करेगा इधर छोड़ेगा तो बोल दो, फिर हम तैयारे हैं। हमारा तो गलती से गया था, और तुम जानबूझ के छोड़ेगा तो पहले बोल दो। बगले में ही है, सब पहुँचले, अभ्यास भी हो ही गया है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्या पेज हुआ हो? क्या पेज हुआ? लगभग 9वां पेज चलेगा। पा तेजियम पर आए तब तो मैंने बात है कि अभी चर्चा बहुत ज़्यादा आप लोग ने नहीं किए। और सुबह में एक बैच में केवल एक ही स्टैंड जा हुआ, एक गो बस। अब करेंट अफेयर में गप नहीं होगा। हमारा करेंट अफेयर में गप से रोक लीजिएगा ना, संभव नहीं है। करेंट अफेयर और गप नहीं होगा वर्तमान मुद्दा पे, हो ही नहीं सकता है। तो करेंट अफेयर कैसे? करेंट अफेयर कैसे? हाँ स्टैटिक्स टाइप था, सही बात है, डिस्कस करने वाला मुद्दा था ही नहीं। तो तो और बढ़िया ना है, तो प्रदीप और बढ़िया है ना, ये डिस्कस वाला मुद्दा पहले निकल गया है। ऐसे हमारा पीछा तो नहीं छूटेगा, यूट्यूब पर तो सुन नहीं पड़ेगा। ऐसे काट के देंगे, वो सब काट देंगे, तो उसके बाद डालेंगे, समझे? अब ये नहीं सोचिए कि मतलब उसके वजह से, मतलब वर्तमान सरकार के वजह से, शोर बात नहीं है। इसलिए करके कि लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, भाषण देते हैं तो। ऐसे शॉर्ट में तो चढ़ाना उसको भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ाना है। गजबे करते हैं। चलिए, हमारा काम है बच्चों को जागरूक करना कि जो शिक्षा और रोजगार की बात, रोजगार नहीं, रोजगार बोलते गड़बड़ा जाता है, नौकरी की बात करें, सीधा नौकरी, शिक्षा और नौकरी की बात करेगा, बस उसकी चर्चा करिए। बाकी क्या बोले, क्या बोले? अब जो करे, जो ऐसे वो बोला है तो दिया भी था, जब सरकार में आया था तो दिया भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिया है, ये मानना पड़ेगा। और क्या बोले? और हम तो कहते हैं जो बीजेपी के समर्थक बच्चे हैं, जो भी है, तो आप हमें केवल बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का एक भाषण का क्लिप भेजिएगा हमको कि आज प्रधानमंत्री जो है सरकारी नौकरी की चर्चा किया है कि जीतेंगे तो इतना नौकरी देंगे, जीतेंगे तो हर जिला में एक केंद्रीय विद्यालय आधुनिक तरीका से स्थापित करेंगे। कहीं अगर शिक्षा और नौकरी की अगर चर्चा किया होगा तो हमको क्लिप भेजिएगा, हम वोट भी देंगे, और एगो क्या कहते हैं वो कमल छाप वाला गला में पहन के तब हम पढ़ाएंगे। समझ भाई बात है? कहीं घोषणा अगर किया होगा तो
लोकसभा चुनाव में कहीं अगर किया हो तब हम एगो बीजेपी में सरकार में उसमें तो वही घोषणा करेगा, बाकी तो सरकार से बाहर तो नौकरी कैसे देगा वो। तब हम एगो कमर वाला गमछी जो होता है ना भगवा कलर वाला, वो एगो लटका करके प्रचार कर दें, क्या दिक्कत है। कोई भी नौकरी बच्चा को दे, हमारा काम इतने है नौकरी की बात करें। और नहीं तो करेंट अफेयर क्या, कोनो अफेयर पढ़ा देंगे लेकिन वैकेंसी नहीं देगा तो समस्या क्या होगा। समस्या तो हमें नहीं करेगा। कोनो अफेयर आपको पढ़ा देंगे, कोई फायदा होगा। करेंट अफेयर पढ़ लीजिए चाहे कोनो अफेयर पढ़ लीजिए, मोड़ चढ़बे नहीं करेगा। नौकरी नहीं रहेगा मोड़ चढ़ेगा। तो चलिए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास आपको पता है कि सब दिन हम लोग जापान के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। ठीक है, इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ। ठीक है, देखते हैं हम लोग एकदम बगल में जाते हैं, चाहे चीन के बगल वाला में या तो पाकिस्तान के, चाहे तो उत्तराखंड में होगा अधिकतर या अधिकतर राजस्थान में होगा। समझ में आई बात है? तो हम लोग चलिए, भारत और जापान, नहीं भारत वाला भी जाता है तो भारत वाला जाता है। दूसरा देश, जो दूसरा देश बुलाता है ना वो भी अपना दुश्मन के बगल में करता है कि देखो हम भारत के साथ खड़ा हैं, कुछ बोलेगा हमारे भारत हो मारेगा तोरा। समझ कि नहीं है? तो मजबूती के साथ। तो चलिए, 9 फरवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव एवं MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। याद रखिएगा साहब, काफ़ी भी आई, अभी घोषणा की गई फिर मिलेगा इनको, घोषणा कर दी गई है, याद रखिएगा। और इससे पहले 2 व्यक्ति को मिला था। किसको किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। भूल जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को मिल चुका है। और उसके जस्ट बाद जब लोगों का मांग हुआ, हल्ला किया गया विपक्षियों के द्वारा, तब 9 फरवरी 2024 को घोषणा किया गया कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसके पीछे एक लॉजिक था। चौधरी चरण, अभी किसान सबसे ज़्यादा इस सरकार से गुस्सा में है, तो चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, तो किसान को खुश करने की बात। MS स्वामीनाथन किसान से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे, किसान के लिए काम किए, तो किसान को खुश करने के लिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सब कुछ का, हर पुरस्कार का टेक्नोलॉजी है। कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, देखिए कर्पूरी ठाकुर को मिला, पलटू राम पलट गया, है कि नहीं? और अभी बीजेपी को बहुत बढ़िया लग रहा है, विकास पुरुष लग रहा है, सुशासन बाबू लग रहा है। बिहार को कहाँ था, कहाँ से कहाँ लेकर के चले आए, इतना विकास करवा दिए। और यही जब पार्टी नीतीश कुमार बदल लेता है तो वही नेता बोलेगा पलटू राम, घोलटू राम, ये वो दिस डेट, है कि नहीं? तो बहुत सारा बात है, नेते हैं, क्या करिएगा। इसीलिए करके हम बार बार बोलते हैं, कभी भी जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं करिए। कभी भी आपको जाति आपको एक रोटी खिलाने के लिए नहीं आएगा। आपका जो रोजगार होगा, आपकी जो नौकरी होगी, वही आपको रोटी खिलाएगी। इसीलिए करके याद रखिए, हम नेता चुन रहे, कोई दामाद नहीं चुन रहे, जाति मिला करके चुनेंगे। समझ में आई बात है? इसीलिए करके वोट दीजिए उसी को जो एकदम से सरकारी नौकरी की बात करे, रोजगार की बात नहीं। रोजगार तो बोलता है पकौड़ा तलना भी होता है। हम तो बोले थे कि पकौड़ा तलना का रोजगार है तो चाय बनाना भी रोजगार था, तो काहे झूठ मूठ करके यहाँ चलाए हैं? बढ़िया बना रहे थे, नौकरी मिला हुआ था आपको, है कि नहीं? तो आपकी जब महत्वाकांक्षा बड़ी है तो जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बच्चा है उसकी भी महत्वाकांक्षा बड़ी है ना, तो फिर पकौड़ा क्यों तलेगा? समझ में आई बात है? इसीलिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके उसको वोट करिए किसी भी चुनाव में जो आपकी नौकरी की बात करता हो, क्योंकि आपकी एक नौकरी आपके पिछले पीढ़ी और आपके अगले पीढ़ी, 3 पीढ़ी को सेट करने वाला है। समझ में आए? चाहे किसी पार्टी का रहे, बीजेपी अगर नौकरी की बात करे उसी को वोट देना है, या जो पार्टी नौकरी की बात करे। क्योंकि बिहार में क्या है, बिहार में कोई कंपनी है, कुछ है कि प्राइवेट से करिएगा, नौकरी छोड़ के कुछ नहीं है। एक आगो जो फैक्ट्री कंपनी आई भी है, फैक्ट्री वाली, पेप्सी वाली, उसमें तो कहता है कि लोकल, हाँ लोकल को नौकरी ही नहीं देता है। बताइए। चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साहब। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक गांव था नूरपुर गांव, वहां हुआ था। 1937 में ये पहली बार
विधायक बने थे 1937 में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले देख करके बताएंगे 67 होगा या 37 होगा, जल्दी से पहले तक देखना पड़ेगा। 1967, 68 और 1970 में यूपी के सीएम बने, ठीक है वो, तो ठीक है वो, हाँ ठीक है। तो 37, 67 और 68 में ये, और 1970 में यूपी के क्या बने थे, सीएम बने थे। 1979 में उप प्रधानमंत्री बने, और जुलाई 1979 से लेकर के अगस्त 1979 तक कांग्रेस पार्टी की ओर से ये प्रधानमंत्री भी बने। क्या बने, ये प्रधानमंत्री बने। इस बात को याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, क्या बोलेंगे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद 1979 में कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने लोक दल का गठन किया। किसका गठन, लोक दल का। और 29 मई 1987 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्योंकि जब बड़े नेता मरते हैं तो उसका जो बैक हिस्ट्री होता है, किस पार्टी से थे, क्या थे, नहीं थे, वो सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, आपको पता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर। तो आप देख सकते हैं, ये हो गए आपके कौन, चौधरी चरण सिंह। कौन है चौधरी चरण सिंह, ये हो गए आपके चौधरी चरण सिंह। समझ में आई बात है। ये जो हो गए MS स्वामीनाथन और ये नरसिम्हा राव। चलिए, तीनों को अभी घोषित किया। PV नरसिम्हा राव, इनका जन्म 28 जून 1921 को कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। और PM ये कब बने थे, 1991 से 96 के बीच में बने थे। और इन्हीं के सरकार में, याद रखिएगा, कहता है कि लोग कांग्रेस किया था, और मनमोहन सिंह को कहता है कि ये मनमोहन सिंह को कि ये रिमोट कंट्रोल व्यक्ति थे। 1991 इसमें पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, पूरा दुनिया को खाना नहीं मिल रहा था, पूरा दुनिया भूख से मर रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका भी मर रहा था। केवल भारत में 15 दिन का खाना बचा हुआ था, केवल 15 दिन का खाना। और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव फ्री दे दिए मनमोहन सिंह को, और शास्त्री थे, बड़े विद्वान लोग हैं, वो फ्री दे दिए। आप जानिए कि देश का क्या हाल होगा। मात्र 15 दिन का खाना बचा हुआ था, तब मनमोहन सिंह को बागडोर मिली थी, और 15 दिन में पूरा दुनिया भूख से मर गया, भारत को उन्होंने बचा लिया। समझ सकते हैं। तो ये थी, उस समय उदारीकरण लाया गया। तो ये थी, इस तरह के नेता हुआ करते थे उस समय। अभी एगो कोरोना आया तो देख रहे 5 किलो राशन पे आ गए हम लोग। एगो कोरोना आया है तो भारत अभी 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई देश की कि 5 किलो राशन हम नहीं खरीद सकते। समझ जाइए। और हम लोग कहते हैं विकास कर रहे हैं। आप अपने से खरीद के खा रहे हैं, वो विकास है कि किसी के मांग के खा रहे हैं आप, वो विकास है? ये पहले बताइए। तो मांग के तो कुत्ता बिलाई भी खा लेता है, फ्री में तो कुत्ता बिलाई भी ज़्यादा के खाते रहता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो कुत्ता को हम लोग क्यों देते फ्री में खाना? ताकि हमारे सामने दुम हिलाते रहे। समझ में आई बात है? 5 केजी राशन का ना यही लॉजिक है। पिंजरा में हम बंद करके तोता को या खरगोश को, चूहा को क्यों देते अनाज है? ताकि आगे समय में उसे कत्ल किया जा सके, मार सके। चूहा को क्यों पोसेगा लोग? हाँ 5 किलो ये देश राशन पे आ गया और देश में विकास हो रहा है। और वो इस तरह का अगर आ जाए आर्थिक मंदी तो इस देश का समझ सकते हैं सर्वनाश हो जाएगा। तो इन्हीं के सरकार में 1991-92 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्विक नीति लागू की गई थी। याद रखिएगा साहब। अगला अंडर 90 ICC विश्व कप 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ? ICC अंडर 90। विजेता कौन वाला? ऑस्ट्रेलिया। आँख मूंद करके याद रखिए, क्या करिएगा, हर जगह है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। जो मेन मैच होगा ना पूछने लायक एग्जाम में, वर्ल्ड कप वाला, वो सब ऑस्ट्रेलिया। IPL में यहाँ आकर के ऑस्ट्रेलिया वाला प्रैक्टिस करेगा और वर्ल्ड कप उठा करके लेकर चल देगा, है कि नहीं? हम लोग उसको बुलाते हैं, लेकिन कितना बेवकूफ़ है BCCI कि पूरे दुनिया के खिलाड़ी को हम बुलाते हैं IPL में, समझिएगा। और वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता है, हमारे पिच पर खेलता है, हमारा ही खर्चा करता है,
है कि नहीं, हम ही उसको पैसा देते हैं। और जब वर्ल्ड कप आता है ना, प्रैक्टिस यहाँ से वर्ल्ड कप लेकर चल जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ होगा? जब तुम IPL ही करवाते हो तो पूरे खिलाड़ी को बाहर कर दो, बाहरी खिलाड़ी को बाहर, सीधा बात। अब भारत में जो युवा सब खिलाड़ी है जिसको बैठा के आप रखे हुए हैं, उस सबको खिलाइए, ताकि उससे एक टैलेंटेड खिलाड़ी बाहर निकलेगा बढ़िया खेल करके, जो भारत की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर वर्ल्ड कप देखिए लाता है कि नहीं लाता है कि नहीं। अब बुलाइएगा स्टॉक को, स्टॉक को, हाँ हाँ, और वही बेंच स्टॉक को, तो बेंच स्टॉक आएगा तो हाँ बेन स्टोक, हाँ बेन स्टोक को बुलाइएगा। अब एक बात बताइए, बेन स्टोक को बुलाइएगा, अब बॉलिंग उसको पहला ओवर दिलवाइएगा। जो मेहमान होता है ना उसको बॉलिंग कौन सी करता, बॉलिंग करता है हाँ, और मिचेल स्टार्क, हाँ मिचेल स्टार्क, तो उसको बॉलिंग। अब बताइए बॉलिंग वो देगा तो प्रैक्टिस किसका हो रहा है, स्टार्च का हो रहा है। अब एक बात बताइए हमको कि प्रैक्टिस उसका हो गया तो भारतीय खिलाड़ी कहाँ रहेगा? उसको देखिए, बहुत सारा भारतीय खिलाड़ी जिसको कोई खरीदता नहीं है। बताइए कि सारे भारतीय को ही खरीदा जाए IPL में अगर, तो एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा ना भारत को दुनिया स्तर पे। हमारे यहाँ आकर के पूरा देश का खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है और हमारे हरा के चल देता है। बताइए, मैक्सवेल देखते हैं यही प्रैक्टिस कर लेता है, और भारतीय बॉलर जो होता है ना, बताइए अभी IPL जब भी होगा वो फॉलो अप चलेगा, वो पैसा के लिए आता है। आप बुझबे नहीं करते हैं, वो खेलने के लिए नहीं आता है, वो खराब सब दिन खेलता है। अभी नहीं, हर IPL में जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो खिलाड़ी है सबका, सब दिन खराब खेलता है, सट्टेबाजी चलता है। समझ में आई बातें? ये जो 11-11 खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं ना, तो ये सब क्या सट्टेबाजी है। अब एगो बात हमको बताइए, वो सब सट्टेबाजी की वजह से हार जाता है, सही बात है ये, और अभी नहीं रन बनाएगा। और जब देखिएगा कि वर्ल्ड कप वाला मैच आएगा ना, आउट नहीं होता है, बॉलिंग देगा देखिए ओवर में 2-3 आउट करके चल जाता है। तो हम तो कहते हैं BCCI को, जितना भी भारत का युवा खिलाड़ी है और जितना भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप उसको मौका दीजिए, उसको खिलवाइए, और कंपनी पर जो खरीदती है उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि आप खरीदिएगा भारतीय खिलाड़ी को ही। अब फिर देखिए कि 2 से 3 साल में ना एक से एक टैलेंटेड निकलेगा, सबको मौका मिलेगा ना। 11 गो टीम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे भारत में 11 गो ना प्लेयर खेलेगा। लेकिन IPL जब होगा 8 गो 10 गो टीम होती है, तो बताइए कम से कम 200-400 खिलाड़ी होगा ना, तो इतने खिलाड़ी को मौका मिलेगा। तो बताइए ये गलत है कि सही है? तो ये होगा ना, कुछ बाहर भी रहेगा चोट फोट के वजह से। तो बताइए ये बढ़िया होगा कि नहीं होगा? दूसरा खिलाड़ी को लाता है, पैसा भी देता है, दूसरा देश पैसा चल जाता है, भारत का विकास रुक रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए बताइए, गड़बड़ करता है कि नहीं करता है? इतना करोड़ों करोड़ों खर्चा करता है। अगर किसी भारतीय खिलाड़ी के पास होगा तो घर भी बनाएगा यहाँ पे, तो घर बनाएगा तो उसका पैसा मजदूर लेगा, तो यहाँ के मजदूर के घर में पैसा गया कि नहीं गया? लॉजिकली सोचिए। लेकिन स्टार से जो होगा कमा के गया बनाएगा ऑस्ट्रेलिया में, बताइए कहाँ का मजदूर डेवलप करेगा? वहाँ का करेगा ना। तो इस सबको बुझने आता। बड़ा बड़ा जो देश है IPL करवाता है, ऑस्ट्रेलिया कहीं करवाता है? क्या होता है? वो अपना खिलाड़ी रखता है, तब बताइए। तो मतलब जिस तरह से IPL जिस स्तर पे भारत में होता है, उस स्तर पे कहीं नहीं होता है। सीधी बात ये हम जानते हैं, समझ रहे हैं? ये सब फालतू फालतू जो है ना, ये सब खरीद लेता टीम, अंबानी अडानी, क्या कहते हैं वो, प्रीति जिंटा, हाँ प्रीति जिंटा। बताइए हाँ, क्या है काव्या? हाँ मालिक है वो, मालकिन है। मतलब काव्या मतलब किस से जुड़ा हुआ है? कोई कंपनी वगैरह से? क्या कौन कंपनी से? खाली IPL देखते हैं? बताइए, यही IPL देखते हैं? हाँ अरे है तो किससे जुड़ा हुआ याद रखना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, छोड़िए वो सब, आ गया BCCI फिर।
आ गया। चलिए आगामी जो होगा कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नाम्बिया की मेजबानी में। कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नाम्बिया की मेजबानी में होगा। और उप विजेता कौन बना है? देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे कप ले गया भारत को हरा करके, इसीलिए कहते हैं आईपीएल पर रोक लगा हुआ है। गलत बोल रहे हैं, हरा हरा के चल जाता है। अगला देखिएगा, जय शाह। अभी जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। ये बीसीसीआई के महासचिव हैं। देखिए भारत में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है ये जय शाह, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और खेला भी है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर है ये, समझ में आई बात है। इसी वजह से बीसीसीआई जो है ना, इसको कर दिया था सचिव घोषित, सचिव बना दिया। तीन गो वर्ल्ड कप आए, 2011 में ही लाया था। धोनी जो आप देख रहे हैं ना, धोनी नहीं जिताया था, इसका आत्मा घुसल था ओकरा में, तब उतना जोर जोर से मार रहा था, समझ में आई बात है। अब फिर 2007 में जो जीते थे हम लोग T20, एक आत्मा घुसल था। नहीं उस समय आत्मा, एक बाबूजी का आत्मा था, उस समय छोट होगा नहीं तो। और अभी जो जीते हम लोग एशिया कप, ये सब का आत्मा था। एगो बात बताइए, इसको जो अध्यक्ष बना दिया गया, सचिव बना दिया गया, आज तक बैट पकड़ने नहीं आता कि बैट करने सीधा है उल्टा है, ये एकरा बुझने नहीं आता है। ये बताइए सचिव बन जाएगा, देश का क्या स्थिति होगा? कि मतलब इस देश का क्या हो गया हमको समझ में नहीं आता। नाचने वाला सांसद बन जाता है कि नहीं बताइए। और जिसको बैट पकड़ने नहीं आता, बैट करने सीधा है, पता चलेगा अगर बैट दे देगा ना, जने पकड़ते होने से खेलना शुरू करेगा। ये सर खिलाड़ी होगा ये, अगर बुझेबे नहीं करता, अगर बना। जब देखा कि और इतना वर्ल्ड कप भारत को जिता दिया, तब एशियाई क्रिकेट बोर्ड का इसे महासचिव बना दिया, प्रोग्रेस कर दिया, प्रमोशन हो गया। समझ में आई बात है कि नहीं आए? कितना क्रिकेट खेला है। पहले तो बताइए देते कि करंट अफेयर का क्लास जो है तो जिस दिन पीडीएफ मिलेगा उस दिन करंट अफेयर हो। जिस दिन जिसको लगता है करंट अफेयर जरूरी नहीं है, उस दिन क्लास अपसेंट कर दीजिए, बड़का कोई काम कर लीजिए। हमसे लिखवा लीजिए, जिनको ये लगता है कि करंट अफेयर के बिना नौकरी हो जाएगा, हमसे लिखवा लीजिए। जीवन में नहीं नौकरी होगा, इस जन्म से अगला जन्म तक नहीं होगा बिना करंट अफेयर का। इस जन्म से अगले जन्म तक नौकरी बिना करंट अफेयर का नहीं होगा। अब कौन सा फॉर्म भरिएगा? दरोगा का भरिएगा, 20 को करंट पूछेगा। बाकी के 9 सब्जेक्ट से 70 सवाल पूछा जाता है, तो कितना एवरेज हुआ? 8 सवाल का हुआ, 9 सवाल का हुआ। और करंट अफेयर अकेले 20 में पूछेगा तो चलिए, हम लोग इससे पहले तक पढ़ाए हुए, अगला जो टेस्ट होगा आप लोगों को बताए थे क्या? अगला जो भी टेस्ट होगा आपका मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर का होगा, ठीक है। अगला जो टेस्ट होगा 2 मंथ का होगा, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर का होगा, ठीक है। हाँ संडे कोई मान के चलिए, संडे कोई, उसको हटा लीजिए। चलिए, इससे पहले का करंट अफेयर हम पढ़ाए हुए हैं। कल आपके बैच में जितना पढ़ाए थे, बाकी दूसरे बैच में हुआ है। इसीलिए करके देखते हैं कि हर बैच में पढ़ाते हैं और जितना पढ़ाते हैं उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो 1 सप्ताह चलेगा करंट अफेयर महीना का। इसीलिए करके थोड़ा थोड़ा हर बैच में पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो आप पूरी कंप्लीट जा करके वहाँ जा करके पढ़ लीजिए, जिनको भी पढ़ना है। कहीं डाउट होगा बीच में तो ऑफिस अपना खुला हुआ है, वहाँ करके पूछ लीजिए, कहानी ख़त्म है। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले जो वीडियो पढ़ाए हुए ना, आपका क्लास हुआ है शूट, और एक क्लास मतलब 9 बजे में और शाम वाला में, दोनों मिला करके 2 पार्ट में वीडियो हो जाएगा। अब से पहले 2 पार्ट में जाता था ना वीडियो, मार्च का फरवरी का जो भी जाता था 2 पार्ट में जाता था, लेकिन अब करंट अफेयर थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसीलिए करके अब 4 पार्ट में वीडियो हो जाएगा।
तो एक 2 पार्ट कल हो गया और 2 पार्ट आज हो जाएगा, तो 4 पार्ट का वीडियोज चला जाएगा करंट अफेयर का, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। और अगला जो टेस्ट होगा मार्च और अप्रैल का होगा। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में 500 प्लस विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। इससे पहले अनिल कुंबले ले चुके हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय जो बन चुके थे सबसे पहले, वो थे आपके अनिल कुंबले। कौन थे वो? अनिल कुंबले, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड भारतीय जो बने हैं वो बने हैं रविचंद्रन अश्विन बने, ठीक है। इससे पहले अगर पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले कौन है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक विकेट लेने वाले टेस्ट में, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, मथैया मुरलीधरन। क्या बोलेंगे? मथैया मुरलीधरन। कहाँ का है ये? श्रीलंका का है। कहाँ का ये? अच्छा, लिखा हुआ है नहीं? ओह अच्छा। दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 800 विकेट लेने वाले जो बने हैं मथैया मुरलीधरन बने हैं, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो अश्विन अभी बने हैं, तो इसलिए करके ध्यान में रखिएगा। नई दिल्ली मैराथन 2024, नई दिल्ली मैराथन। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल जीके के रूप में आपको पूछा जाएगा कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर का होता है? मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर का होता है बताइए? मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर, इतना किलोमीटर का मैराथन दौड़ होता है। समझ में आई बातें? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नई दिल्ली में अभी हाल ही में मैराथन दौड़ हुआ था। तो इस मैराथन दौड़ में पुरुष विजेता जो बना है गोपी थोनागल। कौन बने हैं? गोपी थोनागल। और महिला विजेता जो बनी है वो अश्विनी मदान जाधव। कौन बनी है? अश्विनी मदान जाधव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपी थोनागल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एथलेटिक्स जहाँ भी लिखल रहेगा तो इसका मतलब समझना है धावक, ठीक है, जो रेस में भाग लेता है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? चीन रहे हैं। और चीन जो रहा है कितने गोल्ड के साथ? 8 गोल्ड जीता है और 6 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। 8 गोल्ड 6 सिल्वर और 6 जो है सो 1 ब्रॉन्ज 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो कई बार सवाल आएगा कि अभी हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन रहा? चीन रहा। भारत का स्थान इसमें कौन रहा है? तीसरा रहा। भारत इसमें 4 गोल्ड 1 सिल्वर जीता, जबकि ब्रॉन्ज नहीं जीता। और इसमें बाधा दौड़ में ज्योति याराजी जो है ये गोल्ड मेडल जीती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योति याराजी को, ठीक है। चलिए उसके बाद हरमिलन, ये महिलाओं का 1500 मीटर का दौड़ है, इसको जीती हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये इसमें शॉर्ट पुट में मेडल जीता है। ये जो चारों दिया हुआ है ना, 1 2 3 और 1 हो गया, ये एक ज्योति राज 2, एक ये और एक ये, अच्छा 4 जो हो गया। एक गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि गोल्ड जीत करके जो भी आता है तो उससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि 4 गोल्ड जीता है, तो एक ज्योति याराजी जीती है बाधा दौड़ में। तो पूछा जाएगा कई बार सवाल कि ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? क्या बोलेंगे? बाधा दौड़। बाधा दौड़ समझते होंगे? नहीं समझते हैं? बाधा दौड़ का मतलब क्या होता है कि जगह जगह ना आपको रुकावटें डाल दी जाएगी। आप देखते होंगे इधर से जाना है, कभी दीवार छड़प के जाना है, कभी सुरंग से जाना है, कभी गोल चक्कर में घूम के जाना है, ऐसा देखें हैं। तो आपको बाधा डाल दिया जाएगा, मतलब रुकावटें डाल दिया जाएगा और उसको लांग करके आपको जाना है। तो वो क्या कहलाता है? बाधा दौड़। क्या कहलाता है? बाधा दौड़ कहलाता है। समझ में आई बातें? चलिए अब देखिएगा, अगला है तेजिंदर हरमिलन, ये महिला के 500 मीटर दौड़ में भाग ली है, 1500 में। तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। और गुलवीर सिंह, ये 3000 मीटर के दौड़ में भाग लिया। इन चारों को गोल्ड मिला है। जबकि अंकिता ध्यानी, इनको रजत पदक जो मिला है 3000 मीटर की दौड़ के लिए मिला है, ठीक है।
इतना पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। जो भी महिला विजेता अंकिता ध्यानी हो या राजी हो, इस सबको याद रखिएगा कि किस खेल से संबंधित है। कई बार सवाल ये पूछा जाएगा कि किस खेल से भी संबंधित है, और धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। फरवरी 2024 में फीफा रैंकिंग में, फरवरी 2024 में फीफा रैंकिंग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः कौन रहा है? अर्जेंटीना एवं फ्रांस रहा है। तो फीफा रैंकिंग देखिए, ये फुटबॉल का एक संस्था है, और ये संस्था एक रैंकिंग पूरे साल की जारी करती है कि पूरे साल में कौन सी टीम, किस देश का टीम सबसे अच्छा फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फीफा जो रैंकिंग जारी किया गया, पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स याद रखिएगा। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और इस पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं, अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। ठीक है साहब, चलिए। जबकि भारत का स्थान इसमें कितना रहा है? 117वां रहा है। कितना रहा है? 117वां। पहले स्थान पर अर्जेंटीना और भारत का स्थान 117वां। चलिए, फीफा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। भारतीय, अगला है कि भारतीय तिरंदाजी संघ का अध्यक्ष जो बने हैं अर्जुन मुंडा को निर्वाचित किया गया है। इससे पहले भी आपको पता है कि अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा वर्तमान भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ से संबंधित है अर्जुन मुंडा? झारखंड से। कहाँ से है ये? झारखंड से। याद रखिएगा साहब। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हाल ही में पढ़ाए थे कल, चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन का संबंध किस पार्टी से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ठीक है, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत सरकार महंगाई से राहत देने के लिए सस्ते चावल बाजार में बेचने के लिए 29 रुपया प्रति केजी के दर पर भारत चावल को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसी के तर्ज पर भारत दाल और भारत आटा भी लॉन्च होगा। अब समझ लीजिए, समझ में आई बात है कि नहीं आई? कि आपको पता है कि मार्केट में चावल अभी महंगा है, 40 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये कम से कम मिनिमम चावल है। तो भारत सरकार महंगाई को कम करने के लिए एक पैकेट में 5 केजी का पैकेट आएगा, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी का पैकेट आएगा। और इस चावल वगैरह का रेट जो होगा कितना होगा? 29 रुपया प्रति केजी होगा। यही 35 रुपया आप लेते हैं तो आपको 5 रुपया केजी, 6 रुपया केजी कम मिलेगा, महंगाई से राहत दिलाने के लिए। तो इसका मतलब सरकार खुद मान रही है कि महंगाई है, तभी तो। और इस चावल का जो नाम दिया गया भारत चावल, नाम क्या दिया गया है? भारत चावल। तो कई बार पूछा जाएगा अभी भारत सरकार महंगाई से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के चावल या आटा को लॉन्च किया? क्या बोलेंगे? भारत चावल या भारत आटा। और इसी तरह से भारत दाल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। जिन भी लोग का नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है वो अभी छुट्टी के टाइम आइएगा, नंबर ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार के तहत एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। देखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार, ये ग्रैमी पुरस्कार अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित है, क्या बोलेंगे? संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ठीक है। और इन्हें जो है सो किससे दिया गया है? एल्बम का नाम क्या है? दिस मोमेंट। दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। इसके गायक जो हैं शंकर महादेवन, इसमें तबला वादक जो हैं जाकिर हुसैन तबला वादक, और भी
शेलवा गणेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपाल भी शामिल हैं। इस सब को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार से इन भारतीयों को अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसीलिए करके इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ग्रैमी पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। अगर संगीत को पूछेगा तो दिस मोमेंट को, और गायक पूछेगा तो शंकर महादेवन को, तबला वादक जाकिर हुसैन, कई बार पूछ देता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्या बोलेंगे तबला वादक। कई बार पूछेगा शंकर महादेवन का संबंध किससे है, तो गायक है। और पूछा जाएगा वी शेलवा गणेश का संबंध, तो ये क्या है, ताल वादक। और वायलिन वादक कौन है, गणेश राजगोपालन, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जारी जो होता है अमेरिका के लॉस एंजिल्स से। कहाँ से जारी होता है, अमेरिका का एक जगह है लॉस एंजिल्स, तो वहीं से ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फरवरी 2024 में पीएम मोदी इस्कॉन के संस्थापक संत श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद के 150वीं जयंती पर एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी करने की बात की है और जारी किए हैं। तो इस्कॉन के संस्थापक जो एक संत थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संत हैं, और इनका नाम है, क्या नाम है, वेदांत प्रभुपाद। क्या नाम है, वेदांत प्रभुपाद नाम है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाएगा कितने रुपया का सिक्का जारी किया गया है, तो 150 रुपया का। जो जन्म जयंती रहेगा ना, जो जितने नंबर का, उतने नंबर का सिक्का या स्मारक टिकट जारी किया जाता है। स्मारक टिकट समझते हैं या स्मारक सिक्का क्या होता है, नहीं समझते हैं ना। स्मारक सिक्का जो होता है ना, वो मार्केट में चलता नहीं है। जैसे 150 रुपया का अगर है ना, तो ये मत समझिए कि इसका मूल्य 150 रुपया है। ये मार्केट में कोई वस्तु आप इससे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इसका मूल्य 150 से नहीं होता है। इसको लोग, इसका मूल्य होता है बाजार का 2500 में एगो सिक्का, 2000 में एगो सिक्का, 5000, 10,000, 15,000 में एगो सिक्का। मतलब एक यादगार के लिए लोग रखता है सिक्का को, समझ रहे हैं। और ये मार्केट में सोचिएगा कि चलेगा, कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो आप खरीद नहीं सकते। तो ऐसे ही सिक्का को बोला जाता है स्मारक सिक्का। क्या बोला जाता है, स्मारक सिक्का बोला जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं आई। और ये जो बना होता है सिल्वर का, यानी चांदी का, और ब्रॉन्ज दोनों मिला करके बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये होता है स्मारक सिक्का। अब देखिए इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये हो गया, ये जो संस्था चल रही थी, ये सोसाइटी सामाजिक कल्याण के लिए चलाया जा रहा था, समाज के कल्याण के लिए चलाया जा रहा था। जो भी अलग अलग के कुरीतियाँ हैं उससे निपटने के लिए इस तरह की संस्थाएं स्थापित इस्कॉन की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थापक संस्कृत संस्था के द्वारा जारी पुरस्कार विश्व भारती 2024 पुरस्कार जबलपुर के संस्कृत के विद्वान। जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में। कहाँ पड़ता है, एमपी में। जबलपुर एमपी में। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कौन है, विष्णुदेव सहाय कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। चलिए, तो संस्कृत के जो विद्वान है प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी, नाम क्या है, प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को दिया गया। जबकि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार अयोध्या के देवी सहाय पांडे को दिया गया। पूछा जाएगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्था के द्वारा वाल्मीकि पुरस्कार किसे दिया गया, क्या बोलेंगे, देवी सहाय पांडे को। और आपको पता पूछा जाएगा कि बताइए कि महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में। कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में। और ये सवाल आप यूपी कांस्टेबल का देने गए होंगे एग्जाम, तो उसमें भी पूछा हुआ था, याद रखिएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का
67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन जो हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। किसका है ये? आरपीएफ का। और शायद अभी आरपीएफ का फॉर्म भी निकला है। आरपीएफ का कुछ फॉर्म, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 4600 या कुछ है आरपीएफ का। ठीक है, तो जिनको भरना होगा भर सकते हैं। चलिए अगला है साहब, 2014 में शांति के क्षेत्र का नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का प्रकाशन फरवरी 2024 में किया गया। देखिए ये कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा, ये सामाजिक कामों के लिए और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर काम किए थे, अनाथ बच्चों के लिए। और इसके अलावा जो समाज के कार्य होते हैं, इसीलिए करके 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और ये सवाल कई साल तक, मतलब 2-3 साल तक इनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, और 2014 में 2 व्यक्ति को दिया गया था शांति के लिए। एक दिया गया था आपका कैलाश सत्यार्थी को, और एक पाकिस्तान की जो थी, पाकिस्तान की एक समाज सेवी थी जिसका नाम था मलाला यूसुफजाई। ये पाकिस्तान की है और ये सबसे कम उम्र की हैं जो नोबेल प्राइज़ शांति में प्राप्त की हैं। सबसे कम उम्र के शांति के क्षेत्र में नोबेल विजेता सबसे कम उम्र के, इनको भी 2014 में मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी और इनको दोनों को साथ में ही मिला था, और ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ये कई बार वहाँ पर शांति के लिए जो आंदोलन चलाए थे, आतंकवादियों के खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे, तो ये इन पर कई बार हमला भी किया गया था। इनको कई बार गोली भी लग चुका था मलाला यूसुफजाई को, और इनको मात्र 17 वर्ष की अवस्था में समझ लीजिए कि नोबेल प्राइज़ मिल गया था। समझ में आई बात है कि नहीं आई? हम लोग 18 वर्ष में फॉर्में भरना शुरू करते हैं, नोबेल प्राइज़ लेकर के बैठ गई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो 17 वर्ष की उम्र में तो कई बार सवाल पूछा भी गया हुआ है। चलिए, तो अभी वही कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उन्हीं का एक पुस्तक है सपनों की रोशनी, उनका प्रकाशन किया गया। अब पूछा जाएगा कैलाश सत्यार्थी किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो बाल श्रम का विरोध एवं बचपन के अधिकार के लिए चिल्ड्रेन फाउंडेशन, ये जो संस्था स्थापित किए हुए थे, बच्चों, अनाथ बच्चे, छोटे बच्चे को शिक्षा के लिए, उसके जीवन को बेहतर करने के लिए, तो उस संस्था का नाम था चिल्ड्रेन फाउंडेशन। क्या नाम था? चिल्ड्रेन फाउंडेशन। और ये चिल्ड्रेन फाउंडेशन बना करके बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। क्या चलाए थे? बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो पूछा जाएगा कि बचपन बचाओ आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, इनके संस्था का क्या नाम था? चिल्ड्रेन फाउंडेशन। ठीक है, और ये बाल श्रम के विरुद्ध था। बाल श्रम आप समझते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरा जो काम करवाया जाता, खतरा वाला जो काम करवाया जाता है, तो ये सब जो है ना, ये संविधान के विरुद्ध है। और आप देखते हैं कि गांव घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब जो जिनके माता पिता होते हैं, वो किसी होटल में, किसी कारखाने में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को भी काम करवाने के लिए शुरू करवा देता है। और आपको पता है कि हमारे संविधान में क्या है? हमारे संविधान में ये कानूनन अपराध है। किस अनुच्छेद के तहत बताइए? बाल श्रम निषेध। किसमें? बाल श्रम निषेध। बताइए किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 में, 23 अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम निषेध। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरा काम अगर करवाते हैं तो ये अपराध है। क्या है ये? अपराध है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? कभी भी आप होटल में या कारखाने में या कोई भी जोखिम भरा काम अगर आप करवा रहे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो वो क्या होता है? अपराध होता है। समझ में आई बातें? चलिए अगला है कि ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के भी संस्थापक थे। इन्होंने एडुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ये जो अनाथ बच्चे हैं,
छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक और इन्होंने संस्था स्थापित किया था, जैसे ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन कहा गया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इतना बातें। असम सरकार ने फरवरी 2024 में काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को असम का राजफल घोषित किया है। इसे 2016 में जीआई टैग मिला है। तो ये काजी नींबू, जिसको हम लोग कागजी नींबू बोलते हैं, तो उसी को असम में बोला जाता है काजी नींबू। ठीक है, तो इसको अभी असम सरकार जो है वो इसको क्या घोषित किया है? राजकीय, हाँ राजकीय जो है सो इसे फल घोषित किया है, याद रखिएगा। अच्छा, सरहिंद तितली को कौन अपने यहाँ का जो है सो राजकीय तितली घोषित किया है? बताइए, सरहिंद तितली को बताइए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो सरहिंद तितली जो है उसको राजकीय तितली जो घोषित किया है वो अरुणाचल प्रदेश घोषित किया है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी कागजी नींबू को राजकीय फल कौन घोषित किया है? असम किया है। बात आई असम की, तो असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से हैं ये? बीजेपी से हैं। याद रखिएगा, किस पार्टी से हैं ये? बीजेपी से हैं। और दूसरी बातें ध्यान में रखना है आपको। क्या बातें आपको ध्यान में रखना है कि असम, बात आई असम की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंगी गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप कहाँ है? ये असम में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ये असम में है। और किस नदी पर है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे तो लिखिए जल्दी। चलिए बताइएगा कि नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला आज़ादी के बाद राज्य कौन बना? उत्तराखंड। और उससे पहले, आज़ादी से पहले किस राज्य में लगा हुआ था? गोवा में लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? गोवा में लगा हुआ था। बताइएगा क्या नागरिक संहिता लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जैसे कमेटी बनाई थी? रंजना प्रकाश देसाई, यही ना, इसकी अध्यक्षता में बनाया था। तो जो भी बातें आपको पढ़ाते हैं उसको एकदम से ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। अभी हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है? हेमंत सोरेन को। किसको डाला गया है? हेमंत सोरेन को। ये सब बात एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया है? कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। हाल ही में किस देश में जो है सो भारत सरकार ने यूपीआई कार्ड और रुपे कार्ड को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में भारत में आनी और जयवान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कौन लॉन्च किया है? यूएई लॉन्च किया है। समझ में आई बात है? चलिए, कल आप लोग को ये सब पढ़ाए थे ना। चलिए अगला है, WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए भारत निमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, मतलब ये एक प्रकार की हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों है, को नेशनल मंडेला अवार्ड से जो है सो पुरस्कृत किया गया है। और ये संस्था कहाँ स्थापित है? बंगलुरु में। याद रखिएगा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? नेल्सन मंडेला किस देश के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के थे। ये दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी से कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का
ये संबंधित थे वहाँ से। और दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी ने कहा जाता है। समझ में आई बातें? तो इन्हीं के नाम पर पुरस्कार का नाम रखा गया। जो स्वास्थ्य क्षेत्रों में बेहतर योगदान देता है तो उसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO के द्वारा दिया जाता है। तो अभी भारत का जो संस्था है भारत निमहांस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार से अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। और ये संस्था कहाँ स्थापित है? बंगलुरु में। कहाँ अवस्थित है? बंगलुरु में। ठीक है। WHO की बात आई तो WHO की स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। चलिए, UPI को फरवरी 2024 में फ्रांस, मॉरिशस एवं श्रीलंका शुरू किया है। और इससे पहले फ्रांस शुरू किया हुआ था। मतलब UPI कार्ड आप देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग हर देश में चाह रहे हैं कि UPI कार्ड चले। तो सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, उसके बाद श्रीलंका में, मॉरिशस में शुरू हुआ, और उसके बाद आप देखे थे कि कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। कई बार ऑप्शन में दे देगा कि अभी हाल ही में फरवरी 2024 में या 2024 में किन किन देशों में भारत सरकार ने UPI कार्ड को लॉन्च किया। तो याद रखेंगे फ्रांस में, मॉरिशस में, श्रीलंका में और UAE में। ठीक है साहब, इतना पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगला है कि फरवरी 2024 में चीन ने अंटार्कटिका के पैसिफिक ओशन सेंटर में अपना नया अनुसंधान स्टेशन किनलिंग स्थापित किया। काफ़ी BBI हो गया। पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस देश के द्वारा, अंटार्कटिका महादेश है ना साहब, तो अंटार्कटिका महादेश में एक अपना अंतरिक्ष सेंटर स्थापित किया है जिसका क्या नाम रखा गया है? किनलिंग, जो एक शोध संस्थान है। ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने में होगा, समझने के लिए स्थापित किया गया। जो जलवायु परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन कैसे होता है इसको समझने के लिए नया शोध संस्थान चीन जो है अंटार्कटिका में स्थापित किया है, जिसका क्या नाम है? किनलिंग। क्या नाम है? किनलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। रूस के जेल में बंद विरोधी नेता एलेक्सी नेवेल्नी की मृत्यु जेल में हो गई और वे पुतिन सरकार का सख्त विरोध किया। पुतिन सरकार का सख्त विरोध किया तथा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, जिसके कारण सरकार जेल में बंद कर दिया था और इन्हें सखारोव पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब समझिएगा, यही है साहब एलेक्सी नवलनी। ये जो अभी राष्ट्रपति है रूस का, उसका क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति हैं ना, तो एक्चुअली है क्या कि इनके विरोधी नेता जो थे एलेक्सी नेवेल्नी है। अब जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी का विरोधी नेता राहुल गांधी, जो भी बोलिए जितना भी विपक्षी नेता है, तो ये सब विरोधी नेता हो गया। उसी तरह से रूस में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और इनके जो विरोधी नेता थे जिसका क्या नाम था? एलेक्सी नेवेल्नी था। ठीक है। तो इनका पूरा विरोध, पुतिन का ये पूरा विरोध करते थे, जिसके कारण, और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाए कि पुतिन जो है जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण पुतिन क्या कर दिया? इनको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद रहने के बाद इनकी जेल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मात्र 47 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो किसी भी देश के नेता का मृत्यु जेल में रह करके हो जाना, ये बहुत दुखद चीज़ है। और याद रखिए, ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्हें शांति के क्षेत्र का सखारोव पुरस्कार भी दिया गया है। सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा साहब, इनको सखारोव पुरस्कार भी मिला हुआ था और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। अगला है साहब कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन हो गया है? 5वां स्थान हो गया है। जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें 5वां स्थान किसका आ गया है? भारत का आ गया है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा है?
यूएसए, और द्वितीय स्थान पर चीन, और तृतीय स्थान पर जर्मनी, और चौथा पर जापान। तो इसका मतलब यूएसए, चीन, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान, उसके बाद भारत, ये पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए ग्रीस की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला यह पहला ईसाई बहुसंख्यक देश बन चुका है। अब समझिएगा, अभी आपको जस्ट बताए थे शायद कल के क्लास में कि ग्रीस का जो प्रधानमंत्री था वो 15 वर्ष के बाद भारत आया था। शायद आपको पढ़ाए थे इस बैच में। तो 15 वर्ष के बाद भारत आया। तो ग्रीस अभी हाल ही में अपने संसद से एक कानून, एक विधेयक पारित किया, और इस कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। समलैंगिक विवाह मतलब समझते हैं कि लड़का का लड़का से शादी और लड़की का लड़की से शादी। तो इस प्रकार का विवाह जो कहलाता है समलैंगिक विवाह। ऐसे हम लोग के यहाँ समलैंगिक विवाह का मान्यता नहीं है। क्या बोले? पारित नहीं हुआ, विधेयक लाया गया था। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के बहुत सारा याचिका दायर किया हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाया है कि समलैंगिक विवाह, और आपको तो करंट अफेयर में पढ़ाई भी थे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता भारत क्या कहते सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया है। और इसके तहत उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संसद का मैटर है, यह संसद समझे। और दूसरी बात ये भी बोला था कि समलैंगिक विवाह में बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। आप बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। ये शायद करंट अफेयर में आपको पढ़ाए होंगे, तो ध्यान में रखिएगा। ग्रीस जो है अभी मान्यता दे दिया है, वहाँ से विधेयक पारित हो गया है कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। लड़का का लड़का से शादी और लड़की से लड़की से शादी। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इसी को कहा जाता है समलैंगिक विवाह। पीएम मोदी के द्वारा यूपी के संभल जिले में 19 फरवरी 2024 को श्री किलकी धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। किलकी धाम मंदिर, क्या नाम है? किलकी धाम मंदिर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के संभल में किया गया। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर युग आया हुआ है। हम लोग यूए में बनाए, अयोध्या में मंदिर बनाए, फिर उत्तर प्रदेश के संभल जो जिला है वहाँ पर हम लोग किलकी धाम मंदिर का शिलान्यास किए हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब मथुरा एगो बचा हुआ है हम लोग का, है कि नहीं? चलिए, अब बिहार में सीता मैया तो बन ही रहा है, तो सीता मैया का बन ही रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर वो सीतामढ़ी में, यही ना? सीता मैया का कितना फीट का मूर्ति बन रहा है? 251 फीट का। सीता माँ की मूर्ति 251 फीट का, याद रखिएगा, सीतामढ़ी में बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 251 फीट का, जो रामायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा, सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? बोध गया में। कहाँ बनाया जा रहा है? बोध गया में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा साहब। ठीक है, 30 फीट की, अभी कहाँ 30 फीट की लंबाई है उसकी लंबाई कितनी है? 30 फीट की है। समझ में आई बात है? क्या बोले? चलिए अगला, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जनवरी 2024 में विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में अनावरण किया गया। और छूट गया, अच्छा चलिए छूट गया तो इसको भी हम पकड़ लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो मिला था, वो जो मिला था किसको? ओडिशा को मिला था। ठीक है, जज के पैनल के मूल्यांकन पर आधारित। मतलब गणतंत्र दिवस में आपको पता है कई प्रकार की झांकियां निकलती है, और इन झांकियों को अवार्ड दिया जाता है, और ये झांकियां किस थीम पर आधारित है? तो जजों के पैनल जो होते हैं, जैसे कि जज जो होता है वो न्याय जब देता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो जब भी वो अपना निर्णय सुनाता है तो एक बेंच होता है। बेंच का मतलब समझते हैं? 5 जज या 6 जजों का समूह को एक बेंच कहा जाता है।
तो जब भी वो अपना निर्णय देता है तो पूरी बेंच देता है। तो उसी जज पर आधारित जो था ये झांकी था, उड़ीसा का झांकी, और इसे जो है सो गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। इस झांकी का जो थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण और सशस्त्रीकरण, सशक्तिकरण, ठीक है, बस सशस्त्रीकरण कर दीजिएगा, अगर बढ़ाइएगा सब काली दुर्गा बन जाएगी। समझ में आई बात है? तो इसका थीम क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। जबकि मंत्रालय का पुरस्कार दिया गया संस्कृति मंत्रालय को। किसे दिया गया? राज्य का पुरस्कार पूछेगा तो उड़ीसा को, और मंत्रालय का पुरस्कार पूछेगा तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। और इस मंत्रालय का जो थीम था वो था भारत लोकतंत्र की मातृ, भारत लोकतंत्र की मातृ। ठीक है साहब, याद रखिएगा, ये थीम था संस्कृति मंत्रालय का। अगला है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। जनवरी 2024 में विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में अनावरण किया गया। और ये जो प्रतिमा है BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में सामाजिक न्याय की मूर्त अम्बेडकर जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया गया? क्या बोलेंगे? BR अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ? विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। और अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और होलोग्राम प्रतिमा, अम्बेडकर की होलोग्राम प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? अम्बेडकर का होलोग्राम प्रतिमा पूछेगा। होलोग्राम प्रतिमा कहाँ बना है? क्या बोलेंगे? इंडिया गेट पर, इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली में। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 28 फीट है। कितनी फीट है? 28 फीट है। तो इस सब बात ध्यान में रखिएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बोले, क्या आगे बोले? चलिए, ये हो गया अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, ये सारे मंथली मैगजीन था जिसमें आपको लगभग फरवरी माह का कंटेंट था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग वीकली वाले में 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का कंटेंट आपको दिया गया है। समझ में आई बात है? ताकि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे एग्जाम हॉल में। अब बाकी अगर छोड़ना है तो आप लोग तो है ही छोड़ने के लिए, दिक्कत क्या है कि नहीं? मेरे तरफ से पूरा हो गया, बाकी आपके तरफ से कितना है वो आप समझिए। वो तो आप तो बहुत बच्चे करंट अफेयर का लेते भी नहीं हैं, बहुत बच्चे करंट अफेयर पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो तो अभी देखिए, जब तक बच्चों को हकीकत से पता चलता है ना, तब तक काफ़ी देर हो गया होता है। तो इसीलिए करके अभी आपको हकीकत नहीं पता है। 2-4 बार एग्ज़ाम दीजिएगा, 2-3 साल गुजरेगा, थोड़ा सा बाल उल पकेगा, तब आपको बुझाएगा हकीकत। ठीक है, चलिए।